रितेश, गरिमा, मनीषा, हिमांशी, तुम सभी लोगों को गुड आफ्टरनून सर। सुबह वाला सेशन अच्छा रहा, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था। गुड आफ्टरनून सर। समझ में आया था क्वेश्चन अच्छे से? श्रेयांश, क्या लिखा था उसमें? बेस लेवल का है। मैं कुछ अपनी तरफ से तो आपको डिफिकल्ट करवाना सर, जो एक्चुअल पेपर का पैटर्न है वही तो कराऊंगा। करना पड़ेगा अगर वहां तक पहुंचना है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अभी आपको देखो एक्चुअल में क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग सीटिंग अरेंजमेंट कर चुके हैं रितेश नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो आप लोगों की क्या है ना, वो यूट्यूब पर पढ़ा रिकॉर्डेड। ठीक है, सबसे पहले अपना प्रीलिम्स का अच्छे से तैयार करो, और लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आपको मेंस का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेंस देखो आपको एक एक्स्ट्रा क्या करना है। आप देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप अगर दिन में 2 घंटे रीजनिंग पढ़ते हो तो 1.5 घंटा अपना प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो, आधा घंटा एक क्वेश्चन लगाओ, वो सिटिंग अरेंजमेंट है पजल का, मेंस का। अगर 2 घंटा मैथ पढ़ते हो तो 1.5 घंटा प्रीलिम्स का मैथ पढ़ो, आधा घंटा रोज एक बीआई सॉल्व करो मेंस की, और 2 घंटे अपने डाटा इंटरप्रेट उसको, 2 घंटे अपने करंट अफेयर को दो, और अपना 1-1.5 घंटा, अब वो 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल कोमल, प्रैक्टिस तो बेटा मस्ट है, मस्ट है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। 3 महीने लगकर 8-8 घंटे पढ़ लो, काफी क्लोज पहुंच जाओगे आप लोग। ठीक है, ओके। हाँ, निवेश पजल्स भी स्टार्ट करेंगे। देखो सिटिंग अरेंजमेंट की, इसको पहले सिटिंग अरेंजमेंट करें। सर अनिमेश आया है ना? क्या हुआ सर? अनिमेश कल कुछ बोला था एमआई के बारे में, सर हार गया एमआई। हाँ चलो कोई बात नहीं, उसका शगुन है हर साल का एमआई का, पहला मैच हारने का और आखिरी मैच टूर्नामेंट में जीतने का, और फाइनल जीत जाते हैं। चलो सर अभी तो कोई बात नहीं। अरे छोड़ो उस टॉपिक को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो डाटा सफिशिएंसी, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे किसी ना किसी बैच में पढ़े हुए हैं। ठीक है, और मैं पहले ही बता दूं, मुझे पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उन सबका ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, आपका ऑर्डर रैंकिंग, आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डाटा सफिशिएंसी, देखो आप रीजनिंग में भी पढ़ते हो, आप मैथ में भी पढ़ते हो, ये टॉपिक कोई नया नहीं है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। बस ये क्या चीज है, ये क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है। आप लोग जब और टॉपिक्स पढ़ते हो, आपने जब टॉपिक्स पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा ब्लड रिलेशनशिप वाले जब हम लोग क्वेश्चन करते थे तो उसमें एक ऑप्शन आता था, कैन नॉट बी डिटरमाइन या डाटा इनएडिक्वेट का। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? उसका मतलब क्या होता था? कैन नॉट बी डिटरमाइन डाटा इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता था कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिए हुए डाटा से नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब डाटा कम पड़ रहा है, तो वहीं से निकल के आया डाटा सफिशिएंसी। मतलब कि अब आपको ये दिया जाएगा कि आपको 3-2 इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको देखना है कि आप कौन से स्टेटमेंट के संग दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो। चाहे पहले से दे पा रहे हो, क्या आप दूसरे से दे पा रहे हो, क्या आप तीसरे से दे पा रहे हो, क्या आप पहले या दूसरे के कॉम्बिनेशन से दे पा रहे हो, क्या आप दूसरे या तीसरे के कॉम्बिनेशन दे पा रहे हो, क्या आप पहले या तीसरे के कॉम्बिनेशन दे पा रहे हो, क्या आप तीनों को मिलाकर दे पा रहे हो, क्या आप किसी से भी इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आपकी जितनी बेसिक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उतने ही इजी आपको ये क्वेश्चंस करने लगेंगे, सॉल्व करने में। ठीक है, गुड आफ्टरनून राधिका। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है, देखो इसे।
कल सर आरबीआई का एग्जाम, एक सेकंड रुको, राधिका हुआ रीजनिंग बहुत इजी था। राधिका, आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम का जो रीजनिंग बेटा वो इजी आएगा, क्योंकि वो पोस्ट आप समझ लो किस चीज की है, ठीक है, आरबीआई अटेंडेंट की है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट पोस्ट है, बट वो ठीक है, ठीक है। और इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी, क्योंकि इसमें आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम आपने कल दिया था राधिका, एक स्टूडेंट ने और दिया था हमारी, उसका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ था, वो बता रही थी। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कैसा रहा राधिका आपका, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा इसके बाद, है ना, तो जो कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी सी हाई जाएगी, क्योंकि इसमें और सिर्फ एक ही फेस है पेपर का। क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था जनरल अवेयरनेस डिफिकल्ट आया था, जनरल अवेयरनेस में। चलिए ठीक है, सब लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सब लोग ध्यान से देखो। इन विच ईयर वॉज राहुल बोर्न, तो हमारा क्वेश्चन क्या कि राहुल का जन्म कब हुआ था, राइट, राहुल का जन्म कब हुआ था, ये निकालना हमारा। तो 30 क्वेश्चन में से अगर 20 करेक्ट है राधिका, तो काफी अच्छे चांसेस है। अगर आपने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट किया है तो 30 क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के, कितने थे 30 में से 20 अगर आपने जनरल अवेयरनेस में करेक्ट अटेम्प्ट करे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये। बाकी कट ऑफ इसकी हाईएस्ट साइड भी रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक ही फेज होता है ना एग्जाम का, इसलिए। चलो बढ़िया बढ़िया, कोई अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाए, यही प्रे करेंगे हम लोग, है ना। गुड, चलो। इन विच ईयर वॉज राहुल बोर्न, राहुल एट प्रेजेंट इज 25 years यंगर टू हिज मदर। इसका मतलब जो राहुल की एज है वो उसकी मदर की एज से 25 years कम है। तो बट अभी मदर की एज तो पता नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट द मदर राहुल से। तो मेरा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि 1 alone इज सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करूंगा राहुल ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964, मतलब राहुल के भाई का जन्म 1964 में हुआ है, इज 35 years youngest to his, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया था, इज 35 years youngest to his mother। तो अगेन यहाँ से अगर इसकी मदर की एज x मान लेता हूँ, तो ये इसकी हो जाएगी x - 35। तो यहाँ से मुझे राहुल के ब्रदर की और उसकी मदर की एज मालूम पड़ रही है, बट राहुल की एज पता नहीं चल रही, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक। और ये वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ना तो पहले से मुझे राहुल की एज मालूम पड़ेगी, ना दूसरे से मुझे राहुल की एज मालूम पड़ेगी। अब बात आती है क्या तो मुझे दोनों को कंबाइन करके आंसर मिलेगा, या दोनों को कंबाइन करने से आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो देखो यहाँ पर मदर, राहुल की मदर की एज x है, ठीक है, और उसका भाई का जो जन्म हुआ है वो 1964 में हुआ है, करेक्ट। तो 1964 में अगर उसके भाई का जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है जहां भी जिस भी ईयर में मैं इसकी एज निकालने जाऊंगा मैं निकाल पाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2000 बेस ईयर लेता हूं, तो अगर 2000 में इसकी भाई की एज कितनी हो जाएगी, 36 ईयर्स हो जाएगी, राइट। और ये अपनी मदर से 35 साल छोटा, मतलब मदर की हो जाएगी 71। और अगर पहले वाले में देखूं तो राहुल अपनी मदर से 25 साल छोटा है, मतलब राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 61, 51, 46। तो राहुल की 46 हो जाएगी। मतलब मैं किसी भी ईयर में जाऊं तभी मैं दोनों को कंबाइन करके आंसर निकाल पा रहा हूँ। उसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। समझ आया सभी लोगों को, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ 1 and 2 आर। सर एक बार बताना मेरे को, समझ ये एक्स वाला ये जो लास्ट में है ना 1964 के बाद समझ नहीं आया मेरे को। अरे 1964 में राहुल के ब्रदर का जन्म हुआ था, तो मतलब किसी भी ईयर को मैं बेस ईयर मानूंगा तो राहुल की ब्रदर की एज निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। चाहे 2000 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2020 हो, चाहे 2023 हो, कुछ भी हो, अगर मुझे उसकी बर्थ ईयर दे रखी है किसी की, तो उसकी मैं प्रेजेंटेज निकाल पाऊंगा। और अगर मैं उसकी प्रेजेंटेज निकाल पाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली बात है कि वो अपनी मदर से 35 साल छोटा है। अरे मतलब अगर वो 50 साल का है
तो उसकी मदर 85 साल की होंगी। मतलब मैं राहुल के भाई की भी एज निकाल पाया, राहुल की मदर की भी एज निकाल पाया। अब पहले वाले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि राहुल अपनी मदर से 25 साल छोटा है। तो अगर राहुल की भाई की एज मालूम पड़ रही है, भाई के थ्रू मदर की एज मालूम पड़ रही है, और जब मदर की एज मालूम पड़ गई तो राहुल अपनी मदर से 25 साल छोटा है, तो राहुल की भी एज मालूम पड़ जाएगी। समझ आया? सर मैं कर लूंगी। एक बार और देखो। सर एक बार थोड़ा धीरे समझाओ आप। चलो कोई बात नहीं, एक बार और समझ लो। यहाँ से समझा दो x माइनस 35 से, और तो मुझे आ गया सारा। देखो एक बात सुनो, कुछ भी मैं ये ले नहीं रहा, एक्स वैक्स तो मैंने समझा नहीं। बेस ईयर नहीं समझ आया, आप बेस ईयर क्या ले रहे हो? बेटा एक बताओ, बेस ईयर का मतलब क्या हुआ? अगर ये बताओ जैसे कि 1990 मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994, जब मेरा डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम पड़ गया तो क्या आप मेरी उम्र 2015 में भी निकाल पाओगे, 2020 में भी निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? आपको जब मेरा ईयर मालूम पड़ गया डेट ऑफ बर्थ, तो आप मेरी प्रेजेंट ईयर कभी भी निकाल सकते हो। अब जब आप मेरी प्रेजेंट ईयर कभी भी निकाल सकते हो, मैं बोल रहा हूँ जो मेरी मम्मी है, मैं अपनी मम्मी से 35 साल छोटा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है मैं अपनी मम्मी से 35 साल, मैं अपनी मम्मी से 35 साल छोटा हमेशा रहूंगा ही रहूंगा, चाहे कोई भी बात हो जाए। मैं कभी भी कह लूं मैं 1994 में पैदा हुआ, तब भी मेरी मम्मी 35 साल की होंगी, मैं 35 साल छोटा हूँ। 1995 में मैं 1 साल का हूँ, मेरी मम्मी 36 साल की होंगी, तो मैं कभी भी चला जाऊंगा, हमेशा अपनी मम्मी से 35 साल छोटा ही रहूंगा। तो अगर मैं 1994 मुझे किसी का बेस ईयर मालूम पड़ गया, मतलब कब वो पैदा कब हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ मालूम पड़ गया, तो मैं उसका प्रेजेंट ईयर कभी भी निकाल सकता हूँ। और मुझे उसकी मदर से कंपेयर किया गया, राहुल को उसकी मदर से कंपेयर किया गया, तो राहुल की मदर की एज भी निकल आएगी। जब राहुल की मदर को राहुल से कंपेयर किया गया है, तो राहुल की एज भी निकल आएगी। आया समझ? मतलब इसमें से 35 घटा दूंगी तो फिर उसकी मम्मी की एज निकल आएगी। 35 घटा के दोगी, वो छोटा है ना मम्मी से, तो ऐड नहीं करोगी, मम्मी क्या छोटी हो जाएंगी राहुल की मदर? मैं अपनी 64 में से मम्मी 35 घटाऊंगी ना। 64 में से 35 क्यों घटा रहे हो? 64 में से 35 घटाने का लॉजिक क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ आप वो नहीं समझ रहे। मैं ये बोल रहा हूँ जब किसी का आपको डेट ऑफ ईयर दे रखा है कि उसका जन्म कौन से वर्ष हुआ था, तो क्या आप उसकी प्रेजेंट ईयर नहीं निकाल सकते कोई से भी साल में जाके? आज से 2 साल पहले भी जाओगे तो भी मैं अपनी प्रेजेंट ईयर निकाल पाऊंगा, आज से 10 साल पहले भी अपनी प्रेजेंट ईयर निकाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 1994 में डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो आप कभी भी अपनी उम्र निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते वंशी? अब यहाँ पर आप इसको समझो, आप माइनस क्यों कर रहे हो? यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई आंसर नहीं लगाना कि भाई उसकी मदर की है 71 है, 71 करेक्ट आंसर है, नहीं वो करना ही नहीं है। हमें बस ये बताना है कि क्या दोनों से मिलकर आंसर निकल पाएगा। वापस से ध्यान से सुनो मेरी बात। राहुल जो उसका भाई है वो पैदा हुआ था 1964, इसका मतलब मैं राहुल के ब्रदर की एज हमेशा निकाल पाऊंगा, हाँ या ना? अब उसमें क्या लिखा है कि जो उसका भाई है वो उसकी मदर से 35 साल छोटा है, मतलब ये 35 साल छोटा है। कुल मिला के बात इतनी है, राहुल की एज जब मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, तो उसमें अगर 35 जोड़ दूंगा जिस भी साल में जाऊं, जिस भी साल में, तो उसकी मदर की एज नहीं आ जाएगी? आ जाएगी? आ जाएगी नहीं आ जाएगी? बीच में कटी थी आपकी आवाज। देखो उदाहरण लेके समझ लो तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगा, वापस से सुनना। अभी क्या चल रहा है, कौन सा वर्ष है अभी? 2021। अगर राहुल का भाई 1964 में पैदा हुआ है, 2021 आज है, तो इसकी कितनी एज होगी? इसकी होगी होगी? पता नहीं मेरे को, 1 मिनट। मोहित सर को बुलाऊं अभी? 36 बुलाऊं हो मोहित गया सर? और 57।
57 होगी। अब उसकी एज अगर 57 है तो यहाँ पे क्या लिखा है, इज 35 ईयर्स यंगर। यंगर का मतलब क्या होता है मानसी? छोटा। छोटा। अपनी मम्मी से 35 साल छोटा है, तो इसका मतलब इसकी मम्मी की उम्र कितनी होगी 2021 में? 35 जोड़ दो 57 में, 67, 77, 87, 92 साल की होगी मम्मी। ठीक। सर आपने ऐड कैसे कर दिया? अरे बेटा, राहुल का भाई उसकी मम्मी से 35 साल छोटा है। अगर ये 57 साल का है तो ये सिर्फ 35 साल बड़ी नहीं होगी, मम्मी थोड़ी ना उससे 35 साल छोटी होंगी। हाँ तो ब्रदर 57 का कैसे है? ये भगवान, यहाँ पर क्या लिखा था? 1964 लिखा था। अब वो 1964 में पैदा हुआ है तो 2021 में कितने साल का हुआ? अगर कोई आदमी 1964 में पैदा हुआ है तो 2021 में उसकी कितनी उम्र होगी? अच्छा 2021 में देखना है फिर अब हमने। अरे तो वो तो मैं आपको एग्जांपल लेने के लिए समझा रहा हूँ, एक बेस ईयर ले लिया मैंने। अच्छा, अगर वो चलो 1964 में पैदा हुआ है तो उसकी उम्र 2021 में कितनी होगी? 57 साल होगी। ठीक है। मदर की आ गई। अब मदर उससे 35 साल बड़ी है तो मदर 92 साल की होंगी। और अगर मदर 92 साल की है तो पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। राहुल अपनी माँ से 25 साल छोटा है। ठीक है, आगे मेरे को समझ। ठीक। तो राहुल अगर 25 साल छोटा है तो 92, 82, 72, 67 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन विच ईयर वाज राहुल बोर्न। तो जब मुझे राहुल का ये मालूम पड़ गया कि राहुल की एज कितनी है तो क्या इसका डेट ऑफ बर्थ निकाल लूंगा? निकाल लूंगा। लेकिन ये तो नहीं निकलेगा ना कि भाई किस ईयर में बोर्न हुआ, क्योंकि हमारे पास बेस ईयर है नहीं, हमें तो अपने आप मानना पड़ेगा। अगर दो तो मान, उसमें दिक्कत क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? आपसे मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ मैं 1994 में पैदा हुआ हूँ। आप जिस भी साल में जी रही हो उसमें जाके मेरा प्रेजेंट ईयर निकाल सकते। अगर प्रेजेंट ईयर बोला जा रहा है तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जिस साल हम लोग जी रहे हैं 2001। ठीक है। अब 67 ईयर्स का है तो इसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? इसका डेट ऑफ बर्थ होगा आपका 1954, क्योंकि 1954 में अगर ये पैदा हुआ होगा राहुल, तब जाके 2021 में इसकी उम्र 67 साल की होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी थी मुझे इसका आंसर करने के लिए, क्योंकि दोनों अगर मैं यूज नहीं करता तो मैं डाटा नहीं निकाल पाता। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। क्लियर हुआ अभी सब लोगों को? मोस्ट सर को बोला कोई बात नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ट्राई करो। Sir, either one or two. हिमांशी, आज मोहित सर से शिकायत कर दूं आपकी? अभी सुनने लिए भी सवाल कर रही होगी हिमांशी। सर ये क्या लिखा? वेट ऑफ आगे 2 है क्या? कहाँ पे? कौन सी लाइन में? What is the total weight of 10 poles, each of the same weight? 1/4 of the weight of each pole is 5 kg. The total weight of 3 poles is 20 kilogram more than the total weight of, एक सेकंड बात करो, क्वेश्चन कर लिया। आपने क्या आंसर दिया था निमेश? ओके C, sir. सर ए आएगा क्या? एक सेकंड रुक जाओ। What will be the total weight of 10 poles, each of the same weight? 1/4 of the weight of each pole is 5 kg, मतलब हर एक पोल का 20 किलो वजन हो गया, तो उससे तो निकल आएगा आंसर। ठीक। अभी क्या दे रखा है? टोटल वेट ऑफ 3 poles is 20 kg more than the total weight of 2 poles। देखो इसे कैसे करेंगे सॉल्व।
एक सेकेंड, देखो टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स, अगर मैं एक पोल का वेट x मान लेता हूँ तो सबका बराबर है, तो टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स कितना हो जाएगा 3x, इस 20 किलोग्राम मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स, मतलब ये 3 पोल का वेट जो है वो 20 किलो ज्यादा है। तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, तो इसे ऐसे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मानी हमने, एक पोल के वेट की। तो जब एक की वेट आ गया तो पूछ कर टोटल वेट ऑफ 10 पोल्स, तो 200 किलो हो जाएगा। तो या तो आप आइदर 1 और 2 दोनों में से किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हो, दोनों में से किसी की भी हेल्प से आपका आंसर निकल आएगा। समझ आया वांछी? देखो पहला वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना पहला वाला, कि पहले वाले से आंसर कैसे निकलेगा है? आ गया, दोनों आ गए मेरे को, दोनों समझ में आ गए, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2। इसका मतलब क्या होता है, या अगर मैं पहला स्टेटमेंट लेता हूँ तो वही बहुत है आंसर निकालने के लिए, टिक हो जाएगा, और अगर दूसरे को भी इंडिविजुअली लूंगा तो उसकी मदद से भी मैं आंसर निकाल पाऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। यस खुशी? सर जैसे सेकंड वाली स्टेटमेंट से 20 kg आ गया और फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से इनकेस 5 किलो का 10 होता तो उससे हमारा 40 किलो आता, तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में ये कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना है, सिर्फ ये पूछ, इसका चैप्टर का मतलब ये है कि आपके पास 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप एक स्टेटमेंट से एक डेफिनेट रिजल्ट निकाल पा रहे हो तो वो ठीक है, हटाओ उसे, उससे आंसर आ रहा है। दूसरे से एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, उसे हटाओ, वो भी ठीक है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जब तक नहीं है जब तक वो इंडिविजुअली एक डेफिनेट आंसर दे पा रहे हैं, वो डिपेंडेंट तब होंगे जब वो इंडिविजुअली आंसर नहीं दे पा रहे। अगर वो इंडिविजुअली एक एग्जैक्ट आंसर दे रही है तो वो करेक्ट है, अगर वो इंडिविजुअली आंसर नहीं दे पा रहे तब उन स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन को करना पड़ेगा। जैसे अगर 2 है तो वो इंडिविजुअल आंसर नहीं दे पा तो उसमें फिर बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट आएगा? नहीं, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे ध्यान से, वो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंडिविजुअली आप आंसर निकाल पा रहे थे, नहीं, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए थे, लेकिन जरूरी थोड़ी ना हर बार दोनों को मिलाकर आंसर आ ही जाए। हो सकता है दोनों को मिलाने के बाद भी डाटा कम पड़ जाए, समझे? हाँ। तो वो अभी तो जैसे क्या आएगा? तो फिर नाइदर दिया तो ऑप्शन में नाइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। नहीं, वो कह रही है अगर मान लो पहले वाले से आंसर कुछ हो रहा है और दूसरे वाले से आंसर कुछ हो रहा है, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे तो दिया बेटा, मैंने क्या बोला, अगर पहले वाले से स्टेटमेंट से एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, मतलब कि जो सवाल मुझसे पूछा गया है उसके लिए मैं एक आंसर दे सकता हूँ, बात खत्म, ये मेरे लिए सफिशिएंट है। अब इसका दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, आगे हाँ। देखो तीसरा, सर नाइदर 1 और 2 लग रहा है। ठीक है नमेश। हिमांशी, सोए वाली क्लास समझ में आई थी आपको? सर वो मैंने की थी, मैंने आधे घंटे बाद छोड़ दी थी। छोड़ दी थी? अच्छा, देखो वो अगर आप बैंकिंग के लिए जाओगे तभी उन टॉपिकों पे ध्यान देना। अगर आप अपने, जैसे मुझे पता है आप हरियाणा से हो, अगर आप हरियाणा पुलिस या किसी और स्टेट के पुलिस सर्विस कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उन क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो सुबह का सेशन है वो बैंक की तैयारी कर रही हूँ, बैंक की तैयारी कर रही हूँ। बैंक की तैयारी कर रही हो तो वो तो आपको आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपके बैच में? नहीं हुआ। तो अभी फिर कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। एक बार जब आप मैम आपको करा देंगे सिटिंग अरेंजमेंट प्रीलिम्स लेवल का, तो उसके बाद आप वहां से फिर वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना यूट्यूब से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप करा दो हमें सीटिंग अरेंजमेंट।
बेटा वो तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है वो चीज। ठीक है। आप वो मैम से देख के बात कर लेना, ठीक है। चलो संदीप आप बात कर लेना मैम से, ठीक है, जैसा होगा। मैं फिर मुझे ऊपर से मेरे अब खुद से कुछ नहीं कर सकता, मुझे बोला जाएगा सर कि मैं कर दूंगा, ठीक है। मैंने ना बात की थी मैडम से, तो मैडम बोली कि कोई नहीं, मैडम से पढ़ के देख लेना, हम ऐसे फैकल्टी चेंज नहीं कर सकते कि कोई सर को हर जगह थोड़ा ना वो करेंगे, जहाँ पर जो अवेलेबल है उसी से पढ़ो। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, पढ़ लो मैम से, ठीक है, और उनसे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हुआ करेगा तो सैटरडे को मैं ले लिया करूंगा, और मेंस का तो मैं पढ़ाई करूँ यूट्यूब पे, तो जो चीजें रह जाएंगी वहां से कवर कर लूंगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव, एम के कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, एक्स हु इज वाइफ ऑफ, सॉरी हु इज वाइफ ऑफ एम। अब यहाँ से एक चीज बताओ, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे लिखा है एच इज द ओनली डॉटर, ठीक। क्या इसको पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में ये बोल सकता हूँ कि एम का सिर्फ एक बच्चा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है ओनली डॉटर, चलो लड़की एक है, लेकिन लड़कों की तो बात ही नहीं करी गई यहाँ पे, सन भी तो हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये, यहाँ से मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता, इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया ऑप्शन। अब इसको बना रहने दो और दूसरे वाले की तरफ चलो। दूसरा स्टेटमेंट को पहले इंडिविजुअली चेक करो, के एंड जे आर ब्रदर्स ऑफ एम, के एंड जे आर ब्रदर्स ऑफ एम, के एंड जे आर ब्रदर्स ऑफ एम, इससे तो कुछ नॉनसेंसी स्टेटमेंट दे रखा है, इससे तो कोई आंसर निकलेगा ही नहीं। तो पूछा है एम के कितने बच्चे, ये बता रहा है ब्रदर, तो ये तो बकवास है, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करता हूँ तो आप खुद बताओ क्या कोई लॉजिक निकलेगा, के और जे इनके ब्रदर्स हो जाएंगे। तो इनसे ये काम मालूम पड़ रहा है कि एम के कितने बच्चे हैं, तो ना तो आपका अभी, ना तो आइदर 1 और 2 होगा, ठीक है, ना तो आपका बोथ 1 and 2 होगा, इसका होगा आंसर नाइदर 1 nor 2 इज सफिशिएंट। समझ आया सब लोगों को? अभी मैं इजी करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको क्लियर लेवल में मेंस में देखने को मिल जाएगा 1-2, ठीक है। मेंस के भी अभी देखेंगे, जो 3-3 वाले होते हैं ना वो देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे इंडिविजुअली नहीं पूछ सकता बेटा, खुद बता देना कोई अगर डाउट हो, ठीक है। रैंडमली नाम लूंगा तो सुशांत, अंजलि, कस्तूरी, साक्षी, संजीत, शीनू, यश, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत। चलो इसमें नीचे वाला भी छूटने दो थोड़ा सा, छोटा छोटा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। देखो ये टॉपिक ना, आपको इनकी जो इम्पोर्टेंस है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, इनकी इम्पोर्टेंस आपको तभी समझ आएगी जब ये आपको नंबर देने की कोशिश करेंगे और आप किसी और चीज के पीछे भाग रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि यार नंबर इनसे मिल रहे हैं, इनसे फटाफट ले लो नंबर। Sir, both 1 and 2. ठीक है, चलो। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P and Q इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। रो ऑफ चिल्ड्रन मतलब हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P and Q इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, इसका मतलब P के लेफ्ट की तरफ 14 लोग हैं। तो पहली बात तो ये गलत है पूरी तरीके से, ठीक है। P और Q में इतने लोग यहाँ पर Q का जिक्र ही नहीं करा गया, गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, Q इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, मतलब इसका कहने, इस बात का मतलब ये हुआ कि Q इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, मतलब Q के बाएं की तरफ और Q के दाएं की तरफ बराबर लोग बैठे हैं। एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टुवर्ड्स हिज राइट, तो टुवर्ड्स हिज राइट कितने बच्चे हो जाएंगे, 10, मतलब इस तरफ 10 बच्चे होंगे, और अगर ये मिडिल में बैठा है तो इसके इस तरफ भी 10 बच्चे होंगे। तो यहां से क्या हो गया, इन दोनों के बीच टोटल रो में 21 बच्चे हो गए। बट क्या मुझे ये पता लग पाया कि P और Q के बीच में
कितने लोग पी का यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं कि पी के लेफ्ट की तरफ 14 लोग हैं, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये है, अगर मैं पहले और दोनों को कंबाइन करता हूं तो देखो क्यू के इसकी तरफ 10 लोग थे, है ना, और क्यू के राइट की तरफ 10 लोग थे, और पी के लेफ्ट की तरफ 14 लोग थे। तो इसका मतलब यहाँ पर ही, क्योंकि क्या था ये 15 था ना, तो 14 लोग हो गए इस तरफ। अगर इस तरफ 10 लोग हैं तो ये 10 ये हो गए और 10 इस तरफ होने चाहिए। तो अगर ये 14 लोग हैं तो इनके बीच में कितने लोग होंगे, 1 2 3, तभी ये होगा आपका 10 और। समझ आया? दोनों को कंबाइन करने के बाद आप आंसर निकाल पा रहे हो? दोनों को कंबाइन करने के बाद आप आंसर निकाल पा रहे हो हिमांशी? सर ये हाँ। बताना, जैसे लिखा है क्यू इज एग्जैक्टली इन द मिडल, मतलब रो के सिर्फ बीच में है क्यू। हाँ हाँ। तो क्यू के इधर 10 है, तो क्यू के इधर भी 10 है, तो फिर ये 14 कहाँ से आ गए फिर ये पी के इधर? कौन? क्या 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 क्या? ऐसे क्यू पूरी लाइन के बीच में, क्यू बीच में है, तो यानी कि क्यू के राइट में 10 है, तो क्यू के लेफ्ट में भी 10 है। आगे देखो, पहले तो आपको यही पता है ना कि क्यू बीच में बैठा है, क्यू के इस हाँ। तरफ 10 और क्यू के इस तरफ 10। इस तरह 10, तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, दूसरे से अकेले 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 इंडिविजुअली हाँ। दोनों से आंसर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप दोनों ही स्टेटमेंट से निकला हुआ जो कंक्लूजन है यही तो है, ये पहले से निकला है, ये दूसरे से निकला है, इसको कंबाइन कर सकते हो नहीं कर सकते? क्योंकि देखो पी के लेफ्ट की तरफ 14 लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखो क्यू के इस तरफ 10 लोग और क्यू के इस तरफ 10 लोग। अब आपको ये पता चल गया इस नीचे वाले स्टेटमेंट से कि टोटल 21 लोग हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पर देखो कि पी के लेफ्ट की तरफ 14 लोग हैं, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते। पी की 14 लोग हो गए इस तरफ, ठीक है, और ये कैसे स्थान पे था, 15 पे था, तो 14 प्लस 1 15, टोटल 21 लोग हैं। इसके इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर पी के इस तरफ 14 लोग थे, क्यू के इस तरफ 10 लोग थे, तो यहाँ पर अगर 4 लोग और हैं तो बीच में 3 लोग और नहीं आ जाएंगे? तभी देखो 1 2 3 4 क्यू और क्यू के इस तरफ 10, मतलब 14 लोग, तो पी के इस तरफ 14 लोग हो गए और क्यू के इस तरफ 10 और क्यू के इस तरफ 10। आया समझ में? तो इन दोनों के बीच में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इसे कंबाइन करोगे तो बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। यहाँ पर एक वर्ड और आ जाएगा, बोथ 1 and 2 टुगेदर, या एंड लिखा है उससे बहुत है, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू गेट द आंसर। क्लियर हुआ? अब ये टॉपिक ऐसे है कि इसमें कुछ नया नहीं आ रहा, एक आध छोटी छोटी बातें हैं, है ना, बाकी सब आपने पढ़ रखा है जिन लोगों को, तो उनको बड़ा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Sir, only 2. बहुत बढ़िया, प्रतिभा, मानसी, शीनू, गरिमा, पूर्वी, संजीव, स्वाति, प्रियंका, मंजू, रवनीत, मनीषा, कोमल, यश। मानसी आंसर? वेरी गुड। तो हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन? देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेसिडेंट्स, मतलब अगर उस टाउन के 700 लोग तो हर 700 लोग पर एक डॉक्टर है। अब हमें जब यही नहीं पता कि टाउन की पॉपुलेशन क्या है तो डॉक्टर नहीं बता सकते, तो पहला वाला की नहीं हो सकता इंडिविजुअली। अब वो क्या कह रहा है, देयर आर 16 वार्ड्स, ठीक है, 16 वार्ड है टाउन के अंदर।
and each ward having as many doctors as there are number of wards, मतलब हर वार्ड में उतनी डॉक्टर है जितनी नंबर ऑफ वार्ड्स है, तो 16 × 16 256 डॉक्टर है। तो इससे मैं अपना आंसर निकाल पा रहा हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 alone is sufficient while 1 alone is not sufficient। ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत। सर इसमें ये मेंशन नहीं ना कि वार्ड हॉस्पिटल में हो या फिर वार्ड इन टाउन में, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये होती है कि वार्ड हॉस्पिटल में होते हैं, इस हिसाब से 16 वार्ड है ना हॉस्पिटल होना चाहिए। 16 वार्ड विद, अब इतना वार्ड्स के अंडरस्टैंडिंग जाओगे, देयर आर 16 वार्ड्स। वार्ड्स तो हम उसे बोलते हैं ना, वार्ड मतलब यार ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल वार्ड होते हैं। नहीं वार्ड वर्ड तो उसके लिए यूज किया था ना, वार्ड इलेक्शन जो होते हैं, वार्ड अलॉट किए जाते हैं, इस वाले वार्ड का इलेक्शन डल रहा है। नहीं वार्ड का मतलब वो भी होता है कि कोई पर्टिकुलर अलॉट कर दिए जाते हैं सेक्शंस। इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा वार्ड वर्ड का यूज किया जाता है। हाँ तो वो वही वाले हैं इस सेंस में, बोर्ड टाइप होता है। वार्ड मतलब लोकेलिटी और कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलो तो हाँ बोलो, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन एक बार और बताना। क्या कह रहे हो? तो फर्स्ट कंडीशन एक बार और बता दीजिए इसकी। देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेसिडेंट्स। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया का, जैसे एक चीज बताओ, आपको अगर पूरी पॉपुलेशन ही नहीं पता तो आप कैसे बोलोगे कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने होंगे? माना कि हर 700 लोगों पे एक डॉक्टर है, अब हर 700 लोगों पे एक डॉक्टर है, पर ये नहीं पता कि टोटल रेसिडेंट कितने हैं, तो कितने डॉक्टर लगेंगे वो कैसे पता चलेगा? सर जैसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हमने ईयर जो था वो गेस किया था, लाइक 1964 हमने सपोज उसको वो तो गिवन था, सपोज हमने 2021 लिया था ना तब, तो ऐसे हम सपोज करने की बात ही नहीं है। आप जब प्रॉब्लम ऑन एजेस करते हो, एक बात मुझे बता, जब आप प्रॉब्लम ऑन एजेस करते हो तो प्रेजेंट एज को क्या करते हो? प्रेजेंट एज अपने आप ही आ जाती है ना उसके अंदर। yes, sir. और यहाँ वहां पर एक अजम्पशन करना एक बहुत छोटी सी चीज है यार। यहाँ पर आप कैसे अज्यूम कर सकते हो? क्या डाटा अज्यूम करोगे कितने लोग रहते हैं? 70 लाख, 70 करोड़? हाँ सर, मतलब अजम्पशन तो बड़ी होगी पर कर सकते हैं। नहीं कर सकते, कैसे? बिल्कुल नहीं कर सकते। टोटल पॉपुलेशन एक पैरामीटर होगा, नहीं होगा? yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। और हमेशा याद रखना एक चीज इन क्वेश्चंस के अंदर, अगर सबसे पहले आपको जो देखो प्रायोरिटी इसमें क्या होती है, पहले किसी भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से अगर आंसर निकल रहा है तो आपका करेक्ट आंसर है। आप किसी भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन तब करोगे जब आपका इंडिविजुअल किसी स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं करना कि अगर दो स्टेटमेंट है, सेकंड वाले स्टेटमेंट से इंडिविजुअली अगर आंसर आ गया, आपने 1 और 2 को कंबाइन करके भी देख लिया, उससे भी आंसर आ गया, वो तब करेक्ट नहीं होगा। आपको मिनिमम से मिनिमम कंडीशन में अगर आंसर बन रहा है तो वो करेक्ट होगा। मतलब कि अगर ओनली 2 से करेक्ट बन रहा है तो वो सही हो जाएगा, अगर ओनली 1 से बन रहा है तो वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि ओनली 1 से भी बन रहा है और 1 और 2 को कंबाइन करके भी बन रहा है, वो गलत होगी चीज। ठीक है, सब लोग कर लो एक बार, फिर डिस्कस करेंगे इसे भी। ओके श्रेयांश। मुझे तो फिर भी बहुत ही लग रहा, ठीक है। Among T, B, B, E, C, who is third from the top when arranged in descending order of their weight? Descending मतलब कम से ज्यादा,
नहीं, डिसेंडिंग का मतलब ज्यादा से कम, राइट? डिसेंडिंग का मतलब ज्यादा से कम। Yes. ये बचपन के वो वर्ड्स है जो हमेशा कंफ्यूज करते थे। डिसेंडिंग मतलब ज्यादा से कम, तो मतलब हमें टॉप, वर्टिकल जैसे। हाँ इस तरीके से arrange करना है। ठीक है, देखते हैं। बी इज हैवियर, इसको आप वर्ट हॉरिजॉन्टली भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बी इज हैवियर देन टी एंड सी एंड इज लेस हैवियर देन वी, हु इज नॉट द हैवीएस्ट। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। V is heavier than T and C, who is and sorry V is heavier than T and C and मतलब V के लिए and is less heavier than V, who is not the heaviest। तो अगर V 4 लोग को अरेंज कर चुके हो बेटा, 5 लोग हैं, अगर ये हैवीएस्ट नहीं है इसका मतलब इससे कोई और आगे होगा, तो इसके आगे तो एक ही कैंडिडेट बचा ना, वो कैंडिडेट कौन हो गया? E हो गया। आज से पूछा गया जा रहा है हु इज द थर्ड फ्रॉम द टॉप, तो अगर आप इसको ऐसे अरेंज करने आओगे तो थर्ड फ्रॉम द टॉप कौन हो गया? बी हो गया। इसका मतलब पहले वाले से मैं आंसर दे सकता हूँ, हाँ या ना? सर ये V फिक्स कैसी हुआ कि B से ज्यादा है? कौन B से ये? ज्यादा हैवी है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? B इज हैवियर देन T एंड C, ठीक है। एंड मतलब B इन दोनों से ज्यादा भारी है, एंड इज लेस हैवियर देन B, मतलब ये जो B है ये इस वाले B से कम भारी है, तो मतलब ये भारी ही होगा ना। ओके ओके ओके। और अगर मैंने ये B is हैवीएस्ट heavier नहीं than है, T, ओके मैंने C और V के बीच में रिलेशन बना दिया था शायद। ठीक है, ठीक तो है। इस वाले से आंसर दे सकते हैं हम लोग, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, आपका ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, आपका ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। एक सेकंड, नहीं नहीं, ये वाला सही हो सकता है, आइदर वन और टू, और आपका ये वाला सही नहीं होगा। कैसे, मेरी बात को सुनना। अगर आपका पहले से आंसर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि टू अलोन इज सफिशिएंट वाला तो सही होगा नहीं, क्योंकि वन इसको गलत बता रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नाइदर वन और टू का मतलब क्या होता है? आइदर वन और टू। नाइदर वन और टू का मतलब क्या है? ना तो पहले से आ रहा है ना दूसरे से आ रहा है, लेकिन पहले से आ रहा है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बोथ की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि अगर टू से आंसर नहीं आता तो मैं कंबाइन करूंगा ही नहीं, मैं पहले वाले को आंसर लगा के निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब आपका बी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, ई हो गया। अब बचा आपका ए और सी। ए और सी क्यों मैंने कंसीडर किया? क्योंकि अगर टू गलत हो जाता है तो मैं ए को करेक्ट करके आगे निकल जाऊंगा। और देखो यहाँ पर अगर आइदर वन और टू सफिशिएंट कब होगा, इसका मतलब ये है कि अगर वन तो मेरा सही हो चुका, अगर टू से भी मैं इंडिविजुअली आंसर निकालने में सक्षम रहा तो मेरा आंसर क्या होगा? आइदर वन और टू। मतलब मैं एक को भी इंडिविजुअल मान के आंसर निकाल सकता हूँ, मैं टू को इंडिविजुअली मान के भी आंसर निकाल सकता हूँ। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, सी इज हैवियर देन ओनली डी, मतलब सी सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन से ज्यादा भारी है। तो अगर इसको अरेंज करूंगा वेट वाइज तो सी यहाँ पर आएगा और टी यहाँ पर आएगा। मुझे थर्ड पर्सन का पता नहीं लगा, तो अकेले इससे आंसर नहीं निकाल सकता, और कंबाइन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को मिनिमम से मिनिमम में आंसर निकालना है। अगर वन से आंसर निकालना तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ मुझे कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को डाउट है? बहुत अच्छे हिमांशी, बहुत अच्छे प्रतिभा, क्लियर, दीप्ति, राधिका, स्वाति, गरिमा, लक्ष्मी, गुड। संदीप, संदीप आवाज नहीं आ रही, थोड़ा वॉइस बढ़ाओ। हाँ सर समझ गया। समझ गए ना, क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस सर यस सर। ठीक, चलो चले आगे। चलो अभी आपके पास 3 स्टेटमेंट है, ठीक है।
चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 persons ABCD are sitting in a row, who is sitting in the middle। मतलब 5 लोगों के अरेंजमेंट में इस बीच वाले स्थान पे कौन बैठा हुआ है। ठीक, चलते करते हैं आगे। B is between E and C। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान सुनना, यहाँ कंडीशंस देखो क्या क्या हो सकती है। B is between E and C का मतलब ये है कि B E और C के बीच में है, और ये इस तरीके से भी बन सकता है। सॉरी, तो अरे क्या बना दिया, सेम चीज बना दी। ठीक, तो इसको आप यहां भी रख सकते हो, इसको यहां भी रख सकते थे, इसको आप यहां रख के इसको यहां और यहां रख सकते थे, इसको आप यहां भी रख सकते हो, बी को ई और सी को यहां भी रख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पहले स्टेटमेंट से बहुत सारी कंडीशन बननी है, तो एक डेफिनेट आंसर तो आने से रहा। ठीक, बी इज टू द राइट ऑफ ई, इसका मतलब क्या है, बी इज टू द राइट ऑफ ई, मतलब ये वाली कंडीशन सही रहेगी, मतलब ये आपकी चली जाती है। लेकिन एक चीज बताओ, क्या इसके बाद भी आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। आप बी को यहां रख लो, ई सी यहां आ जाएगा, इसको और शिफ्ट करते चले जाओ, ये बना लो, इसको और शिफ्ट करते चले जाओ, ये बना लो, तो इधर ई है, इधर भी है, इधर सी है। मिडिल का अभी भी पता नहीं चल रहा। देखो, ना तो पहले से पता चला था, ठीक, और बी इज टू द राइट ऑफ ई, उससे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक, तो ना 1 से पता चला, ना 2 से पता चला, ना 1 और 2 को कंबाइन करके पता चला। ठीक है, अब डी इज बिटवीन ए एंड ई, इससे भी पता नहीं चलेगा, ना तो पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, पहले दूसरे से भी नहीं पता चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कर लू बी इज टू द राइट ऑफ ई, तो अगेन यहाँ पर गड़बड़ ये है कि ए और डी के बीच में यहाँ पर भी 2 कंडीशन बन सकती हैं, अब भी पता नहीं चलेगा, कंडीशन बहुत सारी है। अब अगर आप तीनों को कंबाइन करते हो, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इन दोनों कंबाइन करते हो तो ये रिजल्ट आया आपका। ठीक है, 4 5। अब बात आती है, अगर आप ई बी सी को ऐसे पुट करते हो और डी इज बिटवीन ए एंड ई, तो आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपका बचा क्या है, आपका यहाँ पर डी और ए बचा है ना, तो आप इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप डी और ई को, डी को ई के पास नहीं रख पा रहे, तो ये वाली कंडीशन गलत। अब अगर आप ई बी और सी को यहां रखते हो, तो इसमें क्या लिखा है, डी इज बिटवीन ए एंड ई, तो डी को यहां रख लो, ए को यहां रख लो, मतलब डेफिनेट अरेंजमेंट तो एक ही बनेगा, डेफिनेट अरेंजमेंट तो एक ही बनेगा। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को या नहीं आई? हिमांशी, बिल्कुल आंसर आ रहा बेटा, ई नहीं होगा, ये डी आएगा आंसर। हाँ डी आएगा। तो फिर आप ये मतलब आप इनको चेक करते हो कि ये इस 1 and 2 नहीं बन रहा, 2 and 3 नहीं बन रहा, चेक करता हूँ कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट से कहीं डेफिनेट आंसर तो नहीं आ रहा। पहले से भी नहीं आया, फिर सेकंड ट्राई किया, सेकंड से भी नहीं आया, फिर थर्ड ट्राई किया, फिर बन गया। थर्ड ट्राई किया, थर्ड से ट्राई किया, तो थर्ड से कहां बना, डी इज बिटवीन ए एंड ई, क्या इससे सिर्फ ये मालूम पड़ जाएगा बीच में कौन बैठा है? नहीं, दूसरा करके फिर तीसरा ट्राई किया, फिर पूरा तब बना। तब बना जब तीनों को साथ में लिखा, तीनों अरेंजमेंट को मिलाकर लिखा, तब आंसर आया है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल 1 2 and 3, मतलब कि मुझे इस बात का जवाब देने के लिए कि इस बीच में कौन बैठा हुआ है, इसके लिए मुझे तीनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी। समझ आया? डाउट है किसी को? बताओ। नो सर। कोई भी विद्यार्थी? पसीने छूट रहे हैं मेरे, गर्मी लग रही है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 8 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। धीरे धीरे करके आप लेवल बढ़ाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में भी बन जाता है, पजल में भी बन जाता है, मजा आएगा करने में, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तब कब आएगा?
संदीप वो आ चुका है और नाम रिजर्व लिस्ट में आया है। सर एक बार नहीं। ये बताना मीनिंग क्या है इसका? among PQRST U and V is Q greater than U, मतलब ये कह रहा है कि इन 7 वेरिएबल्स में क्या Q U से बड़ा है? 7 लोगों में क्या Q U से बड़ा है? नहीं, RRBP। समझ आया हिमांशी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? हाँ। Sir, only third. Okay. चलो अब ये इनइक्वालिटी का भी इन्होंने डाटा सफिशिएंसी बना दिया, ठीक है। देखो P इज आइदर, पहला वाला देखते हैं, P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q which is lesser than R which is equal to S which is greater than T which is either greater or equal to U which is equal to V, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, क्या यहाँ पर आप पता लगा सकते हो Q U से बड़ा है? देखो क्या Q U से बड़ा है? यहाँ पर इनइक्वालिटी का लॉजिक लग रहा है। क्या Q U से बड़ा है हिमांशी यहाँ पे? इससे पता नहीं लगेगा। नो, ठीक, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा इंडिविजुअल। दूसरा वाला देखते हैं, P इज लेसर और इक्वल टू Q which is equal to R which is greater to S which is greater to T which is lesser to U which is lesser to V। क्या इससे आंसर पता लगेगा कि Q is greater than U? तो Q और U के बीच में अपोजिट फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, तो इससे भी पता नहीं लगेगा, तो 2 भी गलत हो गया। समझ आया क्यों नहीं होगा सेकंड वाला? ओके, वेरी गुड, कीप इट अप। थर्ड क्या है? P is greater to Q which is greater to R which is equal to S which is greater or equal to T which is greater to U which is lesser to V। क्या यहां से पता लग सकता है कि Q is greater than U? बताओ मान जी, क्या हाँ, यहां से पता लग? हाँ ठीक है, इससे पता लग रहा जब इससे पता लग रहा है तो आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, तो ये है। नया ऑप्शन नहीं दे रखे। ऑप्शन हमने दे दिया ना आपको, करने क्या ऑप्शन, आपको पता चल गया ना क्या लॉजिक है इसके अंदर? हाँ। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? यहाँ तक कोई 8 क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? देवांशी क्लियर हो गया अच्छे से 8 क्वेश्चन? हाँ अच्छे से हो गए। ठीक है सर मेरे ना डाउट थे। डाउट बताओ, डाउट। एक मिनट अभी, हाँ बताती हूँ। सर जो आपने वो कराया हमें ऑर्डर एंड वो रैंकिंग, उसमें वो वाले भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है कि जो आपने कहा था कि उसको वो 7 फ्लोर में रहते हैं, एक को ये एप्पल पसंद है, एक को मैंगो पसंद है, वो वाले क्वेश्चन बेटा इंक्लूडेड है? वो पजल है, वो पजल है, वो ऑर्डर रैंकिंग नहीं है, वो पजल है। वो ना नहीं करे ना फिर अभी प्रैक्टिस? नहीं अभी मत करो, पहले पढ़ा रहे दो मैम को एक बार, फिर करना प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि वो नहीं निकल रहे थे मेरे, तो मैंने सोचा मैं पूछूंगी, लेकिन अब है ही नहीं वो उससे रिलेटेड। अभी अभी नहीं हुआ, वो पहले करा लेने दो, उसके बाद ट्राई करना, ठीक है? ठीक है। और कोई समस्या किसी को?
अभी रितेश इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा, कि काफी टाइम लगता है रिजर्व लिस्ट को क्लियर होने में, कम से कम 2 साल। जब तक देखते हैं, मैं अपना रेलवे की ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूँ। रेलवे की ज्वाइनिंग? हाँ, मुझे वही जाना है। तो उसकी रेलवे की क्या कह रहे हो? रेलवे की लिस्ट कब निकलती है? लिस्ट तो आउट है, ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग नहीं हो रही है अभी कोरोना की वजह से। तो लिस्ट कब की आउट हो चुकी है, वो लिस्ट आउट हो गई थी 2019 में, दिसंबर में। मतलब आपका पूरा सिलेक्शन हो ही गया है, फिर बस हाँ, joining और क्या, बाकी है। ज्वाइनिंग डिस्पैच नहीं हुई अभी तक। तो वो उम्मीद अभी 1 साल तक नहीं होगी, क्योंकि कोविड फिर से आ रहा है। क्योंकि जो जिस पोस्ट की सिलेक्ट हुए हैं, असिस्टेंट लोको पायलट जिस पोस्ट की सिलेक्ट हुए हैं, उसमें फील्ड ट्रेनिंग की जरूरत होती है 3 महीने की। तो फील्ड ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सर जो भी हो सर, वो मतलब वो जो मैंने आपको बोला ना सर, ये थोड़ा सा कंसीडर करना। अनिमेश क्या कह रहा मैं है? अनिमेश कह रहा है प्राइवेट चैट में जाल बिछा रहे हैं लोग। अरे अनिमेश, अरे मुझे ही बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ, है ना। अभी से अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मोहित सर से सर, सीख। हाँ बोलो हिमांशु। एक बार ये भी बताना, जैसे इसमें ये लिखा है कि 8 फ्लोर हैं, और जैसे पी नीचे रहता है, वो इस दोनों के बीच में रहता है, बस ये मतलब अरेंजमेंट है, ये भी रैंकिंग और अरेंजमेंट के बीच में है। नहीं नहीं बेटा, ये पूरा पजल है, पजल। ये इसे बोलते हैं फ्लोर बेस्ड पजल या बॉक्स बेस्ड पजल। ये रैंकिंग ऑर्डर के नहीं है। आज शिकायत होगी आप लोगों की मोहित सर से, ठीक है। चलो, सर ये पजल वो क्यों नहीं है, रैंकिंग अरेंजमेंट? तो बेटा ये मेरी गलती थोड़ी ना है। वो तो टॉपिक उसमें पढ़ाया जाएगा ना, पजल्स में। तो ऑर्डर रैंकिंग में कैसे पढ़ा दूंगा? पढ़ा दिया जाएगा आपको। अब ये बोलोगे कि लॉट्स का क्वेश्चन इनइक्वालिटी में नहीं है, तो क्या बोलूंगा? तो मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग बस यही आएंगे कि वो उधर से 14 है, उधर से 10 है, बस यही आएंगे बेटा ऑर्डर रैंकिंग जो टॉपिक है, आप समझो इस बात को। ऑर्डर रैंकिंग ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक्स है, ये बैंकिंग स्टूडेंट्स को इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि जिससे उनका जो मेंस लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है, उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। आपको दायां बायां ऊपर नीचे करना सिखाता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी वही काम करता है। ब्लड रिलेशनशिप आपका काम आता है जब हम लोग मिसलेनियस पजल्स करते हैं मेंस लेवल के। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मेंस की तैयारी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल आपका मेंस में आता है, वो प्रीलिम्स तक ही लिमिटेड है बैंक के। ठीक है। ठीक है, 45 या 60 नंबर में से जो पेपर होता है ना मेंस का, उसमें 40 नंबर तक आता है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ठीक है। मतलब जो आपने ऑर्डर रैंकिंग कराया, सिर्फ वही करे, जो ये पजल में है वो नहीं करनी। नहीं बच्चे, भी नहीं करना है। ठीक है, चलो भाई, तो टाटा बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन ख्याल तो रखो। कोरोना इज बैक, है ना। चलो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you.